ठीक है, तो अभी हम लोग को हाइड्रोजन का दूसरा पार्ट देखना था। ठीक है, तो हम लोग वाटर पढ़ रहे थे, अब उसी सिलसिले में आगे है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे या 9-10 में ये पढ़ाया जाता है। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर। ठीक है, तो जब 20 मिनट के बाद का जो पानी गिर रहा होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। ठीक है, सो मे कंटेन सम डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salt. ठीक है, तो पानी का प्रवृत्ति ही है कि वो डिसॉल्व करेगा। Presence of calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate, chloride and sulfate in water makes water hard. ठीक है, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब है कि आपके पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? तो ये क्लोराइड्स हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद रहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो ये एग्जाम में पूछते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लैदर विद सोप। तो जब आप खारा पानी में अगर आप हाथ धोइएगा या फिर कपड़ा साफ कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो झाग नहीं देता है। लेदर मतलब झाग। वाटर विच इज फ्री फ्रॉम सच soluble salts of calcium and magnesium is called soft water and it gives lather with soap easily. ये जो जुस्को का पानी है ये सॉफ्ट वाटर है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो जुस्को का सप्लाई वाटर है उसमें क्या है, ये सब आयंस को आप वेरियस ट्रीटमेंट से रिमूव कर देते हैं। तो इसमें ये सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं क्लोराइड, सल्फेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें कपड़ा धोइएगा तो साबुन के साथ वो झाग देगा अच्छा खासा। ठीक है, सो हार्ड वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है केमिकली, अब आपको इसको समझना है। सो हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम और प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है। आप खारा पानी लीजिए और उससे कपड़ा धोने का प्रयास कीजिए, तो होता क्या है कि ये जो साबुन है वो कपड़े पे चिपक जाए। ठीक है, तो वो जो मांस चिपकता है कपड़े पे उसको हम लोग बोलते हैं स्कम या प्रेसिपिटेट। सो सोप कंटेन्स सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, C17H35COONA। ठीक है, तो स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ये सोप। ये क्या करेगा, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम मैग्नीशियम वो जो स्कम बन रहा है दैट इज एक्चुअली कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि स्कम या प्रेसिपिटेट जो बन रहा है हार्ड वाटर का उसका केमिकल नेचर क्या है। तो आंसर है कैल्शियम या और मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड हो गया और ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये प्रेसिपिटेट बन जा रहा है आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीयरेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सो इट इज देयरफॉर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री। तो इसको आप कपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लस अगर आप बॉयलर में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी ये जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो डिपॉजिट कर जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो हार्डनेस होता है ये दो तरह का होता है, टेम्पररी हार्डनेस एंड हार्डनेस। तो ये भी आप जान रहे हैं, टेम्पररी हार्डनेस का मतलब है कि पानी है जो खारा पानी है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद होता है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाई इट इज टेम्पररी, बिकॉज इट कंटेन्स salts of magnesium and calcium in the form of hydrogen carbonate। ठीक है, और इसको आप आसानी से हटा सकते हैं। ठीक, कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहला काम है, अगर टेम्पररी हार्डनेस पानी में अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद है कैल्शियम मैग्नीशियम का, आप उसको बॉयल कर दीजिए। तो बॉयल करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको जब आप हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप बॉयल कीजिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा और वाटर और CO2 गैस
उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट जो है it gets converted into insoluble precipitate of magnesium hydroxide and calcium carbonate। ठीक है, तो ये चूंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है तो आप इसको आसानी से फिल्टर करके आप इसको हटा सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गया, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब जो आपका बचेगा वो क्या है, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इज बॉइलिंग। सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम लाइम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे हम ट्रीट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम के केस में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इसको आप आसानी से फिल्टर कर लीजिएगा, हट जाएगा। तो कहने का मतलब है दो तरीका है टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का, पहला बॉइलिंग कर दीजिए और दूसरा उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा आपका, उसको आप छान लीजिए, बाकी जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, तो ये काफी आसान तरीका है आपका अगर टेम्पररी हार्डनेस है पानी में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस है तब थोड़ी दिक्कत है। So this permanent hardness in water is due to the presence of salts of magnesium and calcium in the form of chloride and sulfate। तो ये पूछेंगे कि किस कारण से परमानेंट हार्डनेस होता है, तो आंसर इज क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर आप बॉयल कीजिएगा तो ये हटने वाला नहीं है, आपके लिए यहाँ पे स्पेशल मेथड्स हैं, तब जाके आप हटा पाओगे परमानेंट हार्डनेस को। जैसे पहला है पॉइंट, आप इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कीजिए या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैल्शियम है, ये क्लोराइड्स, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ दैट कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट को आप छान लीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, और अगर सल्फेट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट है, उसको जब आप वॉशिंग सोडा से ट्रीट करते हो तब भी आपको जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिल रहा है, तो इसको आप छान लीजिए, हट जाएगा। दूसरा बाई प्रोडक्ट जो है वो सोडियम सल्फेट है। तो कहने का मतलब है जब आप सोडियम कार्बोनेट से क्लोराइड या सल्फेट को ट्रीट करते हैं तो आपका कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो काफी आसान तरीका है ये भी अगर परमानेंट हार्डनेस मौजूद है। बट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये कैलकॉन्स मेथड। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कैलकॉन। ठीक है, कैलकॉन इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, फॉर्मूला पूछ सकते हैं Na6P6O18। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, याद रखना है इसको। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो है ये आपका टूट जाएगा 2Na+। ठीक है, और बाकी 4 Na रहेंगे P6O18 के साथ, तो Na4P6O18 2-। ठीक है, अब आप क्या किए, ये रिएक्ट कर रहा है, ये जो पोर्शन है इट विल रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है आपका। ठीक है, Na2, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, M P6O18 2-। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स अनायन बन रहा है ये इस M को यानी मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन को सॉल्यूशन में रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैलकॉन मेथड से भी आप परमानेंट हार्ड वाटर को आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट नॉर्मली यहाँ रिएक्शन नहीं पूछेंगे वो
वो पूछते हैं आपसे कि कैलगॉन कहते किसको है, फॉर्मूला बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज मेथड। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि जियोलाइट या परम्यूटेड होता क्या है। सो दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जियोलाइट का मतलब बताइए, ठीक है। तो ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है बट हाइड्रेटेड। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लिखेंगे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है NaAlSiO4, इसको हम NaZ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन में भी NaZ ही लिखा रहेगा। तो जब आप इसको हार्ड वाटर में डालिएगा तो एक्सचेंज रिएक्शन होगा, ये आपका NaZ और ये आपका कैल्शियम है मैग्नीशियम आयन। ये क्या करेगा, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा आपका और ये जो आपका सिलिकेट है उसके साथ आपका ये M जुड़ जाएगा, तो MZ2, ठीक है। सोडियम आयन हट गया क्योंकि वो एक्सचेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सोडियम एक्सचेंज विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। परम्यूटेट और जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज्ड अप। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के जब तक सोडियम रहेगा तब तक ये एक्सचेंज होता रहेगा। जैसे ही सोडियम खत्म हुआ इसका मतलब कि जियोलाइट एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ बेसिकली आप सोडियम को ही हटा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, सवाल पूछा जाता है कि ये जो सोडियम है उसको आप रीजनरेट कैसे करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते हैं ये। सो इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विद एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आप ये जो आपने लिया है MZ2 जो आपका बन रहा था उसको आप सोडियम क्लोराइड या नमक उससे अगर आप ट्रीट कर देते हैं तो आपका क्या है, वापस NaZ बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। तो अगेन आप फिर से वापस ये रिएक्शन चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बार बार आपको केमिकल फ्रेश लेना पड़ा तो काफी खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका ढूंढते हैं केमिस्ट ताकि वो जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको आप इन सिटू रीजनरेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परम्यूटेड जो है इस प्रोसेस में हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को वापस रीजनरेट कर सकते हैं इफ दिस MZ2 इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है नाउअडेज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि आज हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कुछ ओल्ड मेथड्स हैं बट आज आपका जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है वो रेजिन मेथड है। So hard water is softened by using a synthetic cation exchanger. ठीक है, and this is more efficient than the permuted process. तो यहाँ पे आपको क्या है, जो कटायन एक्सचेंजर है इस रेजिन्स में आपको लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें सल्फोनिक ग्रुप आपके पास रहेगा, ठीक है। और ये वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में घुलेंगे नहीं। अब जब आप इसको इस ग्रुप को ट्रीट करते हैं RNA से, ठीक है, बोले NaCl से, तो ये क्या हो जाएगा RSO3H प्लस NaCl आपका क्या बना देगा, RNA बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सोडियम आयन है ये एक्सचेंज करता है आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम से, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो इसको एक्सचेंज करने के लिए मेरे को कौन सा आयन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोडियम आयन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका RNA रेजिन से आया और ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, सोडियम आयन को ये डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स R2M, ठीक है। तो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। सो द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस Na सॉल्यूशन। अब आपको वापस इसको रीजनरेट करना है तो आप फिर से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ऐड कीजिए जैसे आप पीछे किए थे, ठीक है, परम्यूटेड प्रोसेस में। अब सवाल उठता है कि जो हम लोग डी आयोनाइज्ड वाटर मिनरल वाटर पीते हैं, ठीक है, सो वो जो
मिनरल वाटर का मतलब है कि हम उसमें मिनरल कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बट सवाल उठता है कि जो पानी हमको प्योर बनाना है तो हमको उसमें से सारे मिनरल हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डी आयोनाइज्ड और डी मिनरलाइज्ड वाटर, मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट्स। तब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का पानी मेरे को बनाना है तो वी विल पास वाटर सक्सेसिवली थ्रू ए कटायन एक्सचेंजर, और फिर हमको उसको अनायन एक्सचेंजर से पास करना पड़ेगा। तो दोनों रेजीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कटायन एक्सचेंजर भी, अनायन एक्सचेंजर भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो RH बना, बिकॉज दिस कटायन एक्सचेंजर इज इन द फॉर्म ऑफ H+, और ये आपका M2+ इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ हाइड्रोजन गेट्स एक्सचेंज्ड, तो H+ निकल गया, आपका क्या बना, Mr2, ठीक है। तो ये जो कटायन एक्सचेंजर प्रोसेस है, इसमें आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज कर ले रहा है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम को, या फिर जो भी कटायंस मौजूद होंगे पानी में, क्योंकि आप पूरे मिनरल्स को आप हटा रहे हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं वहां पे, हाँ, और उनके जो पॉजिटिव आयंस है उनको H+ क्या करेगा, हटा देगा। अब लेकिन सवाल ये होता है कि आपके इस प्रोसेस में H+ रिलीज हो रहा है, तो जितना बार वो एक्सचेंज करेगा H+, तो पानी में H+ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, मीन्स द वाटर विल बिकम एसिडिक, ठीक है। तो ये तो खराब बात है, पानी एसिडिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम अनायन एक्सचेंज प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तब अनायन एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, हम RNH2, ये आपका अमीन है, इसको आप लिक्विड वाटर से ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, RNH3+OH-, ठीक है। और इस एंटिटी को जब आप ट्रीट कर रहे हो अनायन से, ठीक है। अब अनायंस हो सकते हैं आपके, क्लोराइड आयंस हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका लिबरेट करेगा हाइड्रोक्साइल आयंस। तो आप देख रहे हो कटायन एक्सचेंज में आपका जो बाई प्रोडक्ट था वो H+ था, जिसके कारण एसिडिक नेचर हो गया पानी का। अब आपने उसको फर्दर क्या किया, अनायन एक्सचेंज प्रोसेस में इस्तेमाल किया। तो अनायन एक्सचेंज जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये हाइड्रोक्सिल आयन आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है पहले वाले प्रोसेस में H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये वाटर लिक्विड बना देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कटायन एक्सचेंज लिबरेट्स H+, अनायन एक्सचेंज क्या करता है, OH- लिबरेट करता है, और ये OH- क्या करेगा, H+ को न्यूट्रलाइज कर देगा बाय दिस इक्वेशन। तो आपको लिक्विड वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रीजनरेट वापस करना है तो आप डाइल्यूट एसिड और अल्कली सॉल्यूशन से ये रेजिन बेड को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि जो डी मिनरलाइज्ड वाटर है या डी आयोनाइज्ड वाटर है, वहां पे किस तरह का प्रोसेस है आपका, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको वहां याद रखनी होंगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएगा अगर, तो वो परमानेंट हार्डनेस से ही आते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा कि कटायन एक्सचेंज प्रोसेस में जो H+ रिलीज हो रहा है, हाउ इज इट न्यूट्रलाइज, तो आपको अनायन एक्सचेंज के बारे में बताना होगा, ठीक है। और ये सिंथेटिक रेजिन मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, तो डीमिनरलाइज वाटर बनाने में, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। कैलगॉन्स मेथड पूछा गया है पिछले 2 साल में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, हर एक 2 साल में एक क्वेश्चन आता है, और वो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये वाटर हो गया, वाटर के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। So hydrogen peroxide is an important chemical used in pollution control treatment, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम लोग
ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब वैसा केमिकल प्रोसेस जिसकी मदद से हम पॉल्यूशन को कम करेंगे, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। सो पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग H2O2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी H2O2 का इस्तेमाल हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन आपको समझना है कि कैसे इसको हम H2O2 को बनाएंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हम बार बार कह रहे हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो पहला है, अगर आप बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई कीजिए, ठीक है, जैसे आपने BaO2 लिया, ठीक है, 8H2, और ये आप एसिडिफाई कर रहे हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से, सो यू गेट बेरियम सल्फेट, यू गेट H2O2 एंड यू गेट वाटर, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको लिख लिख कर याद रखना होगा। तो when you acidify barium peroxide you remove excess water by evaporation, ये जो वाटर बन रहा है इसको आप हटा लीजिए, इवेपोरेट कर लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ H2O2 बचेगा। तो ये एक तरीका है कि अगर आप बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई कर रहे हैं तो आपको पेरोक्साइड मिल सकता है H2O2 का। दूसरा है, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिडिफाइड H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 को आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा पेरोक्सो डाइसल्फेट, ठीक है। फिर इसको जब आप हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो आपको मिलेगा H2O2, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ D2O2। अब यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन इज 1H1, ठीक है, और D2O का मतलब क्या है, उसका मास जो है वो 2 है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसी तरह H2O2 अगर बन रहा है तो आप D2O2 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आप K2H2O8, ठीक है, तो ये भी आपका यही है, पेरोक्सो डाइसल्फेट आपका बनेगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको ट्रीट कर रहे हो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड से, तो आपको जैसे कि पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो आपको यहाँ पे मिल रहा है पोटासियम ड्यूटेरियम सल्फेट, ठीक है। तो पोटासियम ड्यूटेरियम सल्फेट मिल रहा है और D2O2 मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन ये रिएक्शंस चूंकि D2O2 बना रहा है और यूनिक रिएक्शन है तो आपको याद रखना है। अब इंडस्ट्री में कैसे आप इसको H2O2 को बनाएंगे, सो दैट इज बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल, ठीक है। तो ये सब सिंपल आपको समझ लेना है कि अगर आप 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल ले रहे हैं और उसको आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका H2O2 बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस कंडीशन से आपको सिर्फ 1% H2O2 मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपका डिस्टिलेशन से तो 30% तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये सवाल भी पूछा जाता है कि अगर H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको इंक्रीज करना है तो कौन सा मेथड आप अप्लाई कीजिए। सो आंसर इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। और अगर आपको करना है तो डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर, और प्रेशर को कम करते चाहिए, तो आप 30% 25% बना सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बचा खुचा अगर कुछ पानी बच जाता है तो उसको आप फ्रीज कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिएगा तो बचेगा सिर्फ आपके पास प्योर H2O। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इंडस्ट्रियली प्योर H2O2 चाहिए तो यू कैन यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस अंडर प्रेशर रिडक्शन। आप प्रेशर को रिड्यूस करते जाइए, जैसे जैसे आप प्रेशर को रिड्यूस करते जाइएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 85% या उससे भी ज्यादा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी है और पूछा भी जाता है कि किस प्रोसेस से आप H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो, मतलब प्यूरिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो ये याद रखिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इन द प्योर स्टेट peroxide is an almost colorless or very pale blue liquid। ठीक है, ये आपका पानी में घुल जाता है सभी प्रोपोर्शन में एंड इट फॉर्म्स अ हाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा वाटर के साथ H2O2.H2O। तो याद रखिए इसको। ठीक है, a 30% solution of H2O2 is marketed as 100 volume H2O2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो यही वाला इसी टाइप का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछेंगे, कॉमन क्वेश्चन है ये। तो आपने जो 30% H2O2 बनाया उसको आप क्या 100 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि 1 मिलीलीटर अगर आप 30% H2O2 सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 100 वॉल्यूम का मतलब 100 ml ऑक्सीजन देगा एट एसटीपी। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो 30% H2O2 मींस 100 वॉल्यूम H2O2। तो 1 ml अगर आप ले रहे हैं 30% H2O2 का, इसका मतलब वो 100 वॉल्यूम या 100 ml ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। तो जो मार्केट में आपको सैंपल मिलता है वैसे मिलता है 10V, 15V, 5V। तो 10V का मतलब है 3% H2O2 मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब कि उस सैंपल में 3% पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब ये जो स्ट्रेंथ है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि ये जो 10V है सैंपल, इसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, इसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको बोला गया कि 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन जो है H2O2 का, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर पेरोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 10 लीटर ऑक्सीजन देगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब यही है। तो आप ये इक्वेशन लिखिए। तो 2H2O2 प्लस O2, 2H2O2 डिकम्पोज करके क्या देगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये 2H2O2 कितना ग्राम हुआ, तो 2 into 34 ग्राम, सो दिस इज 68 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना हो रहा है एसटीपी पे, तो दैट इज 22.7 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, क्योंकि एसटीपी पे प्रेशर 1 बार है इसलिए 22.7, अगर 1 ATM लेते तो 22.4 होता। अब यहाँ पे आप स्टोइचियोमेट्री जब देखोगे तो इस इक्वेशन के आधार पे आप बोल सकते हो कि 22.7 लीटर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, 68 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है। 1 लीटर किससे प्रोड्यूस होगा, 68 बाई 22.7, तो 10 लीटर आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, 10 लीटर आपके इक्वेशन में 10 लीटर आ रहा है, तो 10 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास यूनिटरी मेथड से ये हुआ 68 डिवाइडेड बाई 22.7 इंटू 10। इसका मतलब ये कितना हो गया मेरा 29.9 ग्राम, और 29.9 को हम 30 ग्राम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया था और 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से आपको मिल रहा है 30 ग्राम H2O2। इसका मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम पर लीटर, इसको आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात। सो दिस इज 3% H2O2 सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है अब यहाँ से जब आपको पता चल गया कि 10 वॉल्यूम का मतलब 3% है, तो 5 वॉल्यूम का मतलब 1.5% है, 15%। उसी तरह आप 15, 20, 25 आप निकाल सकते हो उसका परसेंटेज। तो एक चीज याद रहता है और आदमी दूसरा निकाल सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है H2O2 का। मेल्टिंग पॉइंट 272 है केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 423, वेपर प्रेशर 1.9, डेंसिटी 1.64, ठीक है, विस्कोसिटी 1.25, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 70.7, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना। ठीक है, तो ये सब डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नाउ इज द स्ट्रक्चर। ये भी एक फेवरेट एरिया है, इंजीनियरिंग के पेपर में हम लोग देखते हैं, पूछते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर का मतलब एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है आपका।
तो जब आपका गैस फेज में आप H2O2 को देखिएगा तो वो इस तरीके से है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन H H, ठीक है। तो ये मान के चलिए एक प्लेन में है दोनों ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन वो हवा में है, ठीक है, और ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब नॉन प्लेनर है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, बॉन्ड लेंथ पूछेगा, बॉन्ड एंगल पूछेगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो OH बॉन्ड लेंथ है दैट इज 95.0 पिकोमीटर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 147, OOH बॉन्ड एंगल 94.8 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल देखिए, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो यहाँ पे गैस फेज में डाईहेड्रल एंगल जो है 111.5 डिग्री है, जबकि सॉलिड फेज में H2O2 का डाईहेड्रल एंगल जो है वो 90.2 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सॉलिड फेज में ये OH जो है 98.8 हो गया, बढ़ गया, लेकिन जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो घट गया, ठीक है। और ये OOH बॉन्ड एंगल है, ये भी बढ़ गया 101.9 डिग्री, ठीक है। तो ये डेटा ना काफी क्रूशियल डेटा है H2O2, ठीक है। तो दो क्वेश्चन H2O2 से लोग पूछता है, कि ये स्ट्रक्चर पूछता है, दूसरा वो स्ट्रेंथ पूछता है या वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, तो ये आपका ऑक्सीडाइजर के रूप में भी काम कर सकता है, रिडक्टेंट के रूप में भी काम कर सकता है, दोनों तरह का मीडियम लीजिए आप, एसिडिक अल्कलाइन मीडिया सब में काम करेगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इन एसिडिक मीडियम, Fe2 प्लस 2H प्लस H2O2। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, तो Fe2 प्लस बिकम्स Fe3 प्लस, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, ठीक है। उसी तरह देखिए PbS प्लस H2O2, तो यहाँ पे देखिए इस PbS में आपका ऑक्सीजन जुट गया, PbSO4 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एक्शन देखिए, तो ये आपका रिड्यूसिंग एक्शन है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये देखिए आपका MnO4 माइनस, MnO4 माइनस में ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका, ठीक है, Mn, और ये घट के कितना हो गया 2 प्लस, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिड्यूसिंग एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका HOCl प्लस H2O2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपका निकल गया ये ऑक्सीजन, तो क्या बच गया आपका Cl माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बेसिक मीडियम में भी वो इसी तरह काम करेगा आपका। तो आप देख सकते हैं Fe2 प्लस Fe3 प्लस बना, Mn2 प्लस से Mn4 प्लस बना, और बेसिक मीडियम का मतलब आप हाइड्रोक्सिल आयन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसी तरह आप देखिए अगर बेसिक मीडियम में इसका रिड्यूसिंग एक्शन देखिए, तो आप देखिए I2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये आपका -1 हो गया, तो घट गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 माइनस में +7 होता है, ठीक है, यहाँ पे +4 होता है, घट गया। सो ये सब रिएक्शन जो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक बेसिक मीडियम, कभी कभी क्या करते हैं इनमें से 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछेंगे कि H2O2 का कौन सा प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंजीनियरिंग मतलब जेई वालों को पसंद है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे याद रखने। अब आता है स्टोरेज, क्या हम इसको स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसको स्टोर करके हम रखेंगे कैसे। तो H2O2 क्या है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज करेगा तो वो क्या चीज में टूटेगा, वाटर और ऑक्सीजन। So in the presence of metal surfaces or traces of alkali which is present in glass containers, the above reaction is catalyzed। कहने का मतलब अगर ग्लास कंटेनर में आप इसको रखिएगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। इसीलिए H2O2 को हम लोग कहाँ रखते हैं, वैक्स लाइन ग्लास में,
ताकि उसका ग्लास के साथ कांटेक्ट ना रहे, या फिर प्लास्टिक वेसल्स में रखेंगे। और कहाँ रखेंगे? वैसे जगह रखेंगे जो अंधेरा है, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, ताकि वो डिकम्पोज ना हो। और स्टेबिलाईजर के रूप में आपको क्या ऐड करना है उसमें? यूरिया। क्यों? क्यों इसको हम ऐड करेंगे? क्योंकि अगर वो डस्ट के साथ टच में आ गया तो उसका एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है? एक्सप्लोजन के साथ वो क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा वाटर और ऑक्सीजन। तो इसलिए स्टेबिलाईज रखने के लिए हम उसको क्या करते हैं? यूरिया ऐड करते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन जो कि ये लोग पूछते हैं। स्टेबिलाईजर के रूप में हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करना है, तो स्टेबिलाईजर के रूप में आप क्या ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, और याद एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है? अब चलते हैं इसके यूजेस के ऊपर कि आखिर पेरोक्साइड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। So its wide scale use has led to tremendous increase in the industrial production of H2O. क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ लोग अपने बालों को ब्लीच कराते हैं, हेयर ब्लीच, ठीक है? तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट के रूप में आप इस्तेमाल करता है, इससे आप सफाई कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो मटेरियल्स को, ठीक है? एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है एज पर हाइड्रोल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज पर हाइड्रोल, ठीक है? तो पर हाइड्रोल इज marketed product of H2O2 as an antiseptic, ठीक है? Next, it is used to manufacture chemicals like sodium perborate, परकार्बोनेट, जो कि जो अच्छे डिटर्जेंट्स बनते हैं उनमें हम डालते हैं इसको। तो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में भी आपको H2O2 मिलेगा। उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोक्विनोन, टाटारिक एसिड, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप एंटीबायोटिक बना रहे हो, वहाँ पे भी ऐड करते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट के रूप में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर पल्प इंडस्ट्री में, लेदर ऑयल, फैट इंडस्ट्री में आप इस्तेमाल करते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नाउअडेज इट इज आल्सो यूज्ड इन एनवायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सो इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी H2O2 का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने हैं। परहाइड्रोल एंटीसेप्टिक है, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, और ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले जो प्रोसेसेस हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, वहां पे आपका H2O2 का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अब ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्टर जब आप पढ़ रहे होगे 10th क्लास में, तो आपको हेवी वाटर एक टर्म आया होगा, ठीक है? सो हेवी वाटर इज बेसिकली ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O. So this D2O is used as moderator in the nuclear reactor. और दूसरा एक्सचेंज रिएक्शंस। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में केमिस्ट लोग इसको एक्सचेंज रिएक्शन में इस्तेमाल करता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? It can be prepared by exhaustive electrolysis of water or byproduct in the fertilizer industries. और ये आप देखो, कैल्शियम कार्बाइड को जब आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हो तो C2D2 एंड कैल्शियम OD2, वाटर की जगह आप वाटर लिख लो तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, H की जगह D लिख लो, ठीक है? तो H इज इक्विवेलेंट टू D, तो जो रिएक्शन होगा वही रिएक्शन D लिख लेते हैं। जैसे कि अगर एल्युमिनियम कार्बाइड को आप वाटर से ट्रीट करते तो आपको मीथेन मिलता, ठीक है? बट यहाँ क्या है, D2 है, तो क्या बनेगा? CD4 बनेगा 4 की जगह, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह AlOD3 बनेगा। उसी तरह सल्फाइड को H2O से ट्रीट करते तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता, बट यहाँ क्या है, D2 है, तो क्या बनेगा? D4।
तो आपको रिएक्शन माइंड में रखना है, रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एक्सचेंज रिएक्शन में काम आ रहा है। नेक्स्ट है, क्या हम इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, आने वाले समय में हम लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है। सो डाइहाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट और कंबस्टन। जब आप इसको जलाइएगा तो बहुत एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर एक डेटा दिया है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं मोल, मास, वॉल्यूम का। ये डेटा आप यहाँ देखिए कि कितना एनर्जी रिलीज है अगर आप डाइहाइड्रोजन को गैस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, डाइहाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी ले रहे हैं, मीथेन है या ऑक्टेन। अब यहाँ पर मोल की बात करें तो पर मोल में आप देखिए ऑक्टेन जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कर रहा है। फिर कौन है? एलपीजी। फिर कौन है? मीथेन। फिर कौन है? ये दोनों बराबर है, डाइहाइड्रोजन। पर ग्राम की अगर आप बात करेंगे, पर ग्राम, तो आप देखिए पर ग्राम की, पर मास की बात कर रहे हैं तो आप देखिए हाइड्रोजन जो है बेटर क्यों है। ये लोग तीनों का देखिए डेटा कितना कम है। एलपीजी 50 है, ये 53 है, 47। पर लीटर की बात करेंगे तो आप देखिए हाइड्रोजन का कम है, हाइड्रोजन गैस, बट हाइड्रोजन लिक्विड देखिए 10,000 के आसपास है, एलपीजी 25, मीथेन 35 है। और ये यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन इज efficient in case of which consideration? So your answer is per gram. जब आप एनर्जी रिलीज पर ग्राम कंपेयर कीजिएगा तो ये बेटर है, ठीक है। पर लीटर कंपेयर कीजिएगा तो आपका ऑक्टेन हो जाएगा, पर मोल कीजिएगा तो ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो आपको यहाँ पर इस डेटा से आपको याद रखना है, ठीक है। So from this table it is clear that on a mass for mass basis hydrogen release 3 times क्लास की जगह यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 143 हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन और एक चीज बात है कि पॉल्यूशन जो होगा केस में वो बहुत कम होगा। पेट्रोलियम आप देखिए करता है, दो जो यहाँ पोल्यूटेंट होते हैं दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इम्प्योरिटी के रूप में हाइड्रोजन में मौजूद होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इंजेक्ट करना, उसका टेम्परेचर लो कर दीजिए। टेम्परेचर लो कर दीजिएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा, ना रिएक्शन होगा ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, टेम्परेचर, ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट ही ना करें। मास ऑफ will be kept, must be kept into consideration. A cylinder of compressed about 30 times as much as a tank of petrol containing same amount of energy. समझ में आई बात? लेकिन फायदा है एक तरफ से तो दूसरी तरफ से घाटा है स्टोरेज का, ठीक है। मतलब एक टैंक पेट्रोल जितना वे कर रहा है उतना ही हाइड्रोजन को अगर आप इक्विवेलेंट मान के रखिएगा तो उसको 30 गुना ज्यादा वेट चाहिए हो जाएगा उसका, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन गैस को हम आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में हम कैसे कन्वर्ट, किस ये भी पूछा जाता है कि गैस से H2 लिक्विड किस टेम्परेचर पे कूल करके बनता है। लेकिन इसके लिए हमको बहुत सारे टैंक चाहिए। तो ये जो टैंक बनता है ये मेरा NaNi5 TiO2 MgMgH2, ठीक है। तो ये सब आपका को स्टोर, ठीक है। तो आप देख रहे हो निकल 5, टिटानियम, टिटानियम डाइहाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो कहने का मतलब आप इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में जो आप स्टोर कर रहे हैं। तो सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस prompted researches for alternative techniques used
तो कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस से लिक्विड बना रहे हैं, स्टोरेज में प्रॉब्लम है, तो आप रिसर्च चल रहा है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी। द बेसिक प्रिंसिपल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस हाइड्रोजन। प्रॉब्लम तो यही है, हाइड्रोजन कैसे कीजिएगा, प्लस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे कीजिएगा। ठीक है, सो एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड नॉट एज ए पावर। ठीक है, तो आप इसको हाइड्रोजन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे, पावर के फॉर्म में। ठीक है, सो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2005 फॉर अटिंग ऑन। आज से 17 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज क्या हिसाब किताब है पता नहीं। सो इन सीएनजी फॉर फोर व्हीलर व्हीकल्स। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ता चला जाए। मनी हाइड्रोजन पावर ट्रेन कार बना चुका है, चलाता भी होगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पावर, it is expected that economic viable and safe sources of dihydrogen will be found in years to come for usage as common resources of energy। तो जितने भी बड़े कंपनियां होती हैं जो कि पेट्रोल और डीजल और गैस बेचती हैं, उन लोगों ने बैन लगा रखा है हाइड्रोजन या ऑल्टरनेटिव फ्यूल रिसर्च पे। ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल कंपनियां हैं, पैसा ज्यादा है उनके पास, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये सस्ता सुलभ मैटर कॉमन आदमी के पास आए। ठीक है, तो वो एक बड़ा कारण है कि रिसर्च होने के बावजूद पब्लिक वो बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोजन। यहां से आपको बेसिकली जो सवाल है 5-6 जगह से ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रो वाटर से अगर पूछेंगे तो परमानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर से सवाल रहेगा। H2O2 से पूछा जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या उसका रिएक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उसके आइसोटोप्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये सवाल है, और आपको क्वेश्चन पेपर तो हम 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो भेज ही चुके हैं। आप उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर खोल के देख सकते हो कि जेई वालों ने क्या सवाल पूछा है। ठीक है, तो जेई वालों का जो सवाल से थोड़ा सा क्वालिटी नीट का लो रहता है। ठीक है, तो आप जेई का तैयारी करोगे तो नीट का ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाता है। बाकी ये सब जो इनॉटिक है, अगर आप 2-3 बार ध्यान से चैप्टर पढ़ लोगे तो 4 ऑप्शन सामने रहता है, आप आसानी से मार्क कर लेते हैं लोग। ठीक है, सो दीज आर इजी चैप्टर्स। तो ये आपका पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन। इसके बाद आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 पढ़ेंगे। फिर पी ब्लॉक आएगा। ठीक है, फिर डी एफ ब्लॉक। ठीक है, ट्रांजिशन, वो सब 12th में है। ठीक है, कुछ पार्ट एसपी ब्लॉक का यहाँ है जिसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग को 4 चैप्टर ऑनलाइन पढ़ना है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, केमिस्ट्री। ठीक है, ये पहला चैप्टर है उसी सीरीज में। अब यहाँ पे समरी भी आप देख सकते हो। आप ये देख रहे हो पार्ट में आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम बनाया है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। वाटर गैस होता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी हाइड्रोजन का, हाइड्राइड जो बन रहे हैं, ये सब। तो क्या है, सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। हाइड्रोजन इकोनॉमी, बायोस्फीयर में क्या वाटर है, हार्डनेस क्यों होता है, हेवी का क्या, ऑक्साइड का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इस समरी में बेसिकली कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा 2-3 बार, तब जाके आप
जो एक क्वेश्चन पूछेगा उसको करने लायक बनोगे। समझ में आई बात? या तो करना क्या है, आपको सारे रिएक्शन याद रख सकते हो, ठीक है। और जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस पर्टिकुलर टेबल से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इजी भी डिफिकल्ट भी। इजी, इजी का एग्जांपल हम आपसे पूछेंगे पर लीटर which form of energy is more usable? पेट्रोल। पर ग्राम तो H2 गैसियस। पर मोल अगेन पेट्रोल। अब ये तो आसान क्वेश्चन है। डिफिकल्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन इन किलो जूल पर स्टेट इज गिवन पर मोल। ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर जब पूछेंगे तब डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि तब आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्टेन सबसे ज्यादा है, फिर एलपीजी है, फिर मीथेन है, फिर H2 गैसियस है, फिर H2 लिक्विड है, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर वाले सारा डेटा आएगा, तो दैट विल बी क्वेश्चन ऐसे ही आसान और डिफिकल्ट है आपका। उसको